Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start a new chapter, that is law relating to civil procedure code. It is a very important chapter, to be very honest, for your GIGL examination. Why it is very important? Because GIGL के chapters में अगर हम लोग GIGL का पूरा संविधान देखें, कंटेंट देखें भैया, कंटेंट में आपको सिविल प्रोसीजर कोड ये तीन दिखाई देगा। सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड प्रोसीजर एंड लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक, तो इन तीन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, एक के बाद एक निपटाएंगे, क्योंकि आज अगर हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड पकड़ा है तो नेक्स्ट अपने को क्राइम एंड प्रोसीजर ही करना है, उसके बाद अपने को एविडेंस करना है। अब इनके नाम जो है थोड़े चेंजेस जो है आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ नाम में क्या चेंजेस है। ठीक है, तो बात यह है कि ये तीन है आपके सिलेबस में, अंडरस्टूड, ये तीन आपको सिलेबस में देखने को मिल जाता है। ओके, ये जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, पेनल कोड तो है यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं लिखा देता हूँ आपको, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड बन चुका है BNS। BNS क्या होता है दोस्तों? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, अंडरस्टूड। उसके बाद आ चुका है हमारा BNSS, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ये क्या है? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। याद रखना, लास्ट के संहिता दोनों सेम है, ये भी संहिता, ये भी संहिता। ये BNS का मतलब BNSS। ठीक है, तो इन दोनों का क्या डिफरेंस है? ये है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, न्याय मतलब जस्टिस संहिता। ये भारतीय नागरिक, N फॉर नागरिक है, याद रखना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या ये समझ में आ रहा है? ये रिप्लेस कर चुका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। और BNS ने किसको रिप्लेस किया? इंडियन पेनल कोड को, अंडरस्टूड। सिविल प्रोसीजर कोड जो है रिप्लेस हुआ नहीं है वैसे, अंडरस्टूड। और लास्ट में आता है तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, इसको रिप्लेस किया है हमारे प्यारे BSA ने। क्या बताओ, इसका थोड़ा अलग है। BSA का फुल फॉर्म भारतीय साक्ष्य। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, साक्ष्य, समझ में आ रहा है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अंडरस्टूड, गॉट इट। चलो, आज हम लोग देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, अंडरस्टूड, सिविल प्रोसीजर कोड, ऑलराइट, ओके। इसको बहुत ध्यान से देखना है। सिविल प्रोसीजर कोड में ना ये माइनर अपडेट, टेक्निकल अपडेट्स जो है यहाँ पे आया है सिविल प्रोसीजर कोड में, लेकिन जो बाकी जो क्रिमिनल लॉस है उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लेसमेंट हो चुका है पूरा क्रिमिनल का, क्रिमिनल कोड, अंडरस्टूड। क्रिमिनल कोड, क्राइम एंड प्रोसीजर, जो कि है एविडेंस एक्ट, ठीक है, एंड इंडियन पेनल कोड, ये सारे जो है पेनल्टी वाले कोड, ये पूरा का पूरा रिपील हो चुका है, लेकिन सिविल कोड में अपडेट आया। तो इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर चैप्टर क्या कहता है? सिविल प्रोसीजर के बारे में कहता है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर के बारे में कहता है। ओके, सिविल क्राइम एंड क्रिमिनल क्राइम में डिफरेंस क्या है? याद रखना, सिविल प्रोसीजर सीख रहे हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि सिविल, अगर आपने किसी को किसी प्रकार केस वेस फाइल हो रहा है तो आपके राइट्स क्या है, आपके लाइबिलिटीज़ क्या है, उसको करना क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब इस चैप्टर में आपको देखना है। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ा दिमाग में सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन समझा दो अपने आप को कि सिविल जो है, सिविल एंड क्रिमिनल, ये दोनों अपने आप में क्या एक मेजर डिफरेंस जो है दिखाता है। सिविल जो है ये सिविल मैटर्स, ये तो सबको पता है, क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल मैटर्स, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है वे इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर। सिंपल चीज़ तेरे को साइकोलॉजिकली याद रखना है, जो मैटर इंडिविजुअल को हार्म करता है, इंडिविजुअल को हार्म करता है, वो है सिविल मैटर। जो मैटर
सोसाइटी को हार्म करता है, सोसाइटी को चैलेंज करता है, वो होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल रॉन्ग। जो सिविल रॉन्ग मतलब इंडिविजुअल के साथ तुम्हारा कोई हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इंडिविजुअल का मतलब पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा एक घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा नेबर्स का घर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा नेबर्स का घर है, गॉट इट। अब नेबर्स के घर से, नेबर्स के घर में एक ट्री है, वो ट्री तुम्हारे कंपाउंड के भीतर आ चुका है, अंडरस्टूड। तो ये तुम्हारा बहुत दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे पत्ते उत्ते झड़ रहे हैं, बहुत सारे पत्ते सुबह सुबह तुमको देखने को मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्लीन करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये है जैक फ्रूट का ट्री। किसका ट्री? जैक फ्रूट, ठीक है, कटहल, कटहल का तुम्हारा ट्री। और इससे तो भैया 24 मंथ्स तो होता नहीं है। कितना मंथ्स होता है? 12 मंथ्स तुम्हारा पेड़ से पत्ते जो है गिरते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तुमको दिक्कत आता है, ठीक। तो ये जो मैटर है, अगर इस कारणवश इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, ठीक, इसको कहा जाएगा सिविल मैटर, सिविल मैटर, ठीक। चलो दूसरा, तुम अगर बैंक लूटने चले गए, बैंक लूटने चले गए, ठीक है, किसी को तुमने मारा, बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा तुमने, ठीक है, बीटन, ठीक है, तो फाइट लिख सकते हैं हम लोग, फाइट, बहुत बुरी तरीके से मारा, अधमरा हो चुका है, ठीक, समझ में आ रहा है। तीसरा, तुम कह सकते हो बैंक लूटा, किसी को मारा, ठीक है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, कार, ठीक है, कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट वगैरह, समझ कि कोई मर गया, अंडरस्टूड, कोई मर गया, ठीक। तो ये हो गया, ये सारे जो मैटर्स है जो सोसाइटी, फिर पकड़ लो बड़े बड़े क्राइम्स, मर्डर, ठीक है, फिर इंडिविजुअल हार्म करना जैसे रेप वगैरह, ठीक है, ये सारे जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाता है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आने का कारण क्या है सर? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इसलिए आता है क्योंकि ये सोसाइटी, अगर तुम बैंक लूट रहे हो तो सोसाइटी हार्म हो रहा है। किसी को मार मार के तुमने मार डाला तो इससे सोसाइटी में भय भय जो है वो डेवलप हो रहा है। कार से एक्सीडेंट कर दिए तो ये भी एक भय डेवलप हो रहा है, सोसाइटी को हार्म हो रहा है। मर्डर कर दिए, रेप वगैरह, ये सारा जो है ये क्रिमिनल मैटर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसमें तुमको और एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट तो ऐसे भी हो सकता है, मैं तुमको समझाता हूँ कि कार एक्सीडेंट तो ऐसे भी हो सकता है कि ये कार चल रहा था, ये कार चल रहा था रास्ते पे, ठीक है, और कोई बंदा ऐसा चल रहा था, रास्ते से चल रहा था, ठीक है, बंदे ने ध्यान नहीं दिया, कान में हेडफोन लगा के वो घूम रहा था, और ये कार जो है सीधा चला गया और उसके हाथ में टकरा के निकल गया कार, ठीक, और उसने नंबर नोट डाउन कर लिया, अंडरस्टूड, कैमरा से नंबर नोट डाउन कर लिया, टकरा के चला गया, अंडरस्टूड। तो ये सिविल मैटर होगा या क्रिमिनल मैटर होगा, ये बता दो। ये सिविल मैटर होगा, क्रिमिनल, क्योंकि कार से एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में सब कोई मरता है ऐसा तो नेसेसरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पकड़ लो, हाथ में चोट लग गया इसको, ये सिविल मैटर होगा, क्रिमिनल मैटर होगा, ठीक है। एक ये केस हो गया। दूसरा केस है कि कार गया और फुटपाथ पे जो सो रहे थे कुचल के चला गया, सब मर गए, तो ये सिविल मैटर होगा, क्रिमिनल मैटर होगा, बता दो। ये अगर तुम्हारे दिमाग में कभी क्वेश्चन बने ये सिविल मैटर होगा कि क्रिमिनल मैटर होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा? आंसर तुम्हारा ये होगा कि ये जज के डिस्क्रिशन में होता है। डिस्क्रिशन मतलब डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिशन अलग होता है। डिस्क्रिशन मतलब उसके पास चॉइस रहता है, ठीक है। चॉइस मतलब क्या? उसका जो विवेक है, विवेक समझ में आता है? हाँ जी, दिमाग, उससे वो चूज करता है, उससे वो जो है डिसाइड करता है कि ये सिविल मैटर होना चाहिए, क्रिमिनल मैटर होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो किसी को मार के चले गए वो तो क्रिमिनल, ऑटोमेटिक क्रिमिनल, लेकिन पकड़ ले ये वाला सिचुएशन है, ये सिविल होगा या फिर क्रिमिनल होगा, ये जज डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई थिक लाइन नहीं है कि ऐसा ब्रॉड लाइन नहीं है कि ये सारे मैटर्स सिविल, ये सारे मैटर क्रिमिनल, ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्मली। लेकिन तुमको समझने के लिए तुमको मैं समझा सकता हूँ कि सिविल मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो इंडिविजुअल पे हार्म होता है, एंड क्रिमिनल मैटर्स वो जो सोसाइटी को हार्म करता है। क्या ये समझ में आ रहा है?
ठीक है। और 110% जज के डिस्क्रिप्शन में होता है कि जज किसको, किस मैटर को सिविल, किस मैटर को क्रिमिनल घोषित करता है। नॉर्मली क्रिमिनल मैटर जो दिखता है, कोई मर गया, किसी को असल्ट कर दिया, वो तो क्रिमिनल मैटर्स, चलो किसी को मार दिया, किसी को मारा पीटा, ये सारे क्रिमिनल मैटर्स, ठीक, समझ में आ रहा है। सिविल मैटर क्या हो जाता है, सिविल मैटर होगा, सिविल मैटर के कैटेगरी में इसको रखेंगे नहीं रखेंगे जज के डिस्क्रिप्शन में होता है। नॉर्मल वाले सिविल मैटर जैसे मैंने ये पेर जो है ये तुमको मैंने समझा दिया है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। तो एग्जामिनेशन में केस स्टडी वगैरह अगर आ गया तो ये दो चीज़ दिमाग में रखना है, ये दो मैटर रखना है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये दो चीज़ तुमको दिमाग में रखना होगा। क्या ये समझ में आ रहा, हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। इससे ऊपर एक चैप्टर आता है टॉर्ट। टॉर्ट के सारे, टॉर्ट का जो पूरा चैप्टर है ये लगता है सारे सिविल मैटर के ऊपर, सिविल मैटर्स के ऊपर लगता है टॉर्ट, ठीक है, सिविल मैटर्स के ऊपर लगता है टॉर्ट। अभी जो टॉर्ट वाला चैप्टर है ये काफ़ी स्टूडेंट्स CSET में पढ़ के आ रहे हैं, तो उनका डाउट जो है, ज़्यादा डाउट उनके पास होता नहीं है इसको लेकर, ठीक, टॉर्ट को लेकर ज़्यादा डाउट होता नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर के लॉस एंड एविडेंस एक्ट को लेकर ज़्यादा डाउट होते हैं, इसलिए हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया सिविल प्रोसीजर। ये 3 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टॉर्ट पे जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक। चलो सिविल प्रोसीजर हम लोग शुरू करने वाले हैं। बेसिक तुमको इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा, अब तक तुमको समझ में आ चुका होगा ये सारा चीज़, ठीक। देखो, व्हाट इज सिविल प्रोसीजर, इट्स द सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन सिविल लॉसूट। सिविल लॉसूट में जो रूल्स एंड मेथड यूज किया जाता है वही होता है सिविल का प्रोसीजर। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, एंटिटीज, नॉट क्रिमिनल केसेस। थिंक ऑफ इट एज हाउ टू गाइड फॉर सिविल कोड, मतलब सिविल कोड के लिए यूज किया जाता है सिविल प्रोसीजर। इसको गवर्न करता है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड ऑर्डर्स विद इन द CPC। चलो सीधा इधर देखो, काम का बात देखो। अब ना कुछ टॉपिक्स मैं स्किप करूंगा, जैसे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। भाई घर पे रीड करना इस चीज को कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भैया कंपनी सेक्रेटरी ना पढ़ने से भी तू आराम से लिख पाएगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी डे टू डे सिविल सूट्स जो है, अब ये जो सिविल सूट होता है ये सिर्फ दो इंसान के बीच में होता है, कंपनी के बीच में नहीं होता है क्या, कंपनी के बीच में भी तो होता है ना। तो इन सारे मैटर्स को देखने के लिए, जानने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को भी तो सब कुछ आता होना चाहिए ना। अगर उसको कुछ नहीं आता है फिर तो दिक्कत हो जाएगा भाई, दिक्कत होगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को इसलिए ये सब चीज़ जो है पढ़ाया जा रहा है, गॉट इट। उसके बाद देख लिखा क्या है, एम एंड स्कोप ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये पूरा टाइम पास वाला टॉपिक है। एम एंड स्कोप ऑफ सिविल प्रोसीजर, स्कोप क्या है, एम क्या है, सब हटा, सावन की घटा, इसको सब हटाओ, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ठीक, नहीं चाहिए। यहां से हम लोग करेंगे, यहां से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चैप्टर बिगिंस, ठीक। यहां तक घर पे रीड करो। अब कोई भी आंडू पांडू बच्चा मेरे को मैसेज नहीं करेगा, सर आपने जो ये छोड़ दिया क्या एग्जाम में यहाँ से बन सकता है, ऐसा करके कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दोस्तों मैं वैसे भी बहुत चिल्ड इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को सुन के मेरा दिमाग का धजिया उड़ जाता है। उसके बाद देखो, सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन का डेफिनेशन समझो कि कॉज ऑफ एक्शन किसको कहा जाता है। क्या बताओ, कॉज ऑफ एक्शन किसको कहा जाता है। कॉज ऑफ एक्शन ये एक टर्म है, कॉज ऑफ एक्शन, समझो, बहुत अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन किसको कहा जाता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि क्यों तुमने, किसी ने अगर किसी के ऊपर लॉ सूट फाइल किया है, लॉ सूट फाइल किया है तो क्यों किया है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्यों किया है, इसी को कहा जाता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कि क्यों तुमने इसके ऊपर लॉसूट फाइल किया, क्यों तुमने लॉसूट फाइल किया, कि तुमने जो लॉसूट फाइल किया, ए ने जो बी के ऊपर लॉसूट फाइल किया, उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, उसका कारण क्या है। कॉज ऑफ एक्शन इक्वल्स टू कारण, कारण फॉर, करण अलग चीज, ये कारण फॉर लॉसूट, व्हाट इज द कारण फॉर द लॉसूट, ठीक है, ये होता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक। व्हाट इज इट, द रीजन व्हाई समवन फाइल्स अ लॉसूट, इट्स द सेट ऑफ essential facts the plaintiff must prove to get a judgment. It's the foundation of the suit.
अच्छा, धीरे धीरे समझेंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहला आता है यहाँ पे प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ, PLAIN, प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ वो इंसान होता है जो केस फाइल करता है, जो केस फाइल करता है, ये इंसान। ठीक है, और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है उसको कहा जाता है क्या? हाँ जी बताओ। डिफेंडेंट, DENT। ठीक है, DENT, उसको कहा जाता है डिफेंडेंट। क्यों डिफेंडेंट क्यों कहा जाता है? डिपेंडेंट क्यों नहीं? डिपेंडेंट अलग चीज होता है एंड डिफेंडेंट अलग चीज होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। डिफेंडेंट मतलब अपने आप को डिफेंड करना। कोई तुमको मुक्का मार रहा है तो अपने आप को क्या करेगा? डिपेंड करेगा या फिर डिफेंड करेगा? डिफेंड करेगा ना, तो वही है डिफेंडेंट। तो एक होता है प्लेंटिफ किसी भी केस में, एक होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। अच्छा, किसको पूछा जाएगा कि तुम केस क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली प्लेंटिफ को पूछा जाएगा क्योंकि यही वो इंसान है जो केस फाइल करता है। इसको पूछा जाएगा कि तुम केस क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन। तो प्लेंटिफ जो उसको डेटा देगा, फैक्ट्स देगा, पुलिस ऑफिसर को डेटा एंड फैक्ट्स देगा कि ये कारण है, ये कारण है। जो बेस है तुम्हारे केस का वो क्या है? वो डेटा, जिस डेटा को तुम दोगे पुलिस ऑफिसर को कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, उसी को कहा जाता है कॉज ऑफ एक्शन। इट इज द देखो, इट इज द सेट ऑफ एसेंशियल फैक्ट द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव टू गेट द जजमेंट। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को प्लेंटिफ ने बता दिया कि ये चीज है, तो केस फाइल हो गया। अब जब जज के सामने जाएगा, जब जाएगा तो जज के सामने प्रूफ करना होगा कि ये चीज प्लेंटिफ के साथ हुआ है, ये चीज प्लेंटिफ के साथ हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? डिफेंडेंट तो अपने आप को डिफेंड करेगा, ठीक, और तुमको क्या करना होगा? तुमको बताना है कि भैया तुमने प्रूफ। जैसे तुमने नहीं देखा है क्या? कौन सा फिल्म नहीं देखा? दृश्यम देखा है? दृश्यम देखा है? दृश्यम में प्लेंटिफ कौन? प्लेंटिफ कौन? प्लेंटिफ है वो पुलिस वाली माँ, पुलिस वाली मम्मी। ठीक है, पुलिस वाली मम्मी। और डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट कौन है? अजय देवगन, अजय देवगन कौन है? डिफेंडेंट। अब तुम देखोगे हर वक्त डिफेंडेंट को क्या किया जाता है बताओ? डिफेंडेंट को पकड़ के एकदम धोया जाता है अच्छे से। ठीक है, इसको तो मार पीट के बहुत मारा पीटा जाता है ना, इसको एकदम अच्छे से धोया जाता है डिफेंडेंट को। ठीक, अब जो ये डिफेंडेंट को धोया जाता है, अजय देवगन को धोया जाता है, क्या करने के लिए? ये ना कि सच बोलो। ठीक, डिफेंडेंट तो इसका काम क्या है? वो डिफेंड करेगा अपने आप को, नहीं मैंने नहीं किया। प्रूफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? जिसने केस फाइल किया है, प्लेंटिफ के ऊपर। पुलिस वाले जो है वो प्रूफ करेंगे, पुलिस वाली साइड जो है, मम्मी जो है वो प्रूफ करेंगी कि हाँ तुमने ही किया है। समझ में आ रहा है? कोर्ट में भी जब जाएगा केस तो पुलिस वाली जो है, जो प्लेंटिफ है, इस केस में पुलिस वाली है, जो प्लेंटिफ है वो क्या करेगी बताओ? प्लेंटिफ ही इसके ऊपर ड्यूटी है कि तुमको प्रूफ करना है। तो प्लेंटिफ क्या करेगा? प्लेंटिफ मस्ट प्रूफ टू गेट द जजमेंट। ठीक, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द सूट। ऑब्वियसली ये बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दो या ये थिंक ऑफ इट एज अ स्टोरी। भाई छोड़ दो, एग्जाम्पल छोड़ दो, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो सबसे बढ़िया तुमको याद रहेगा। कॉज ऑफ एक्शन समझ में आ चुका है कि क्या है ये कॉज ऑफ एक्शन? हाँ जी, चलो खत्म, इतना ही तुमको याद रखना है। ठीक, अब देखो 3 ऑर्डर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स एन एक्ट बाय द डिफेंडेंट। ऑर्डर 2, ऑर्डर 7 एंड सेक्शन 20C क्या कहता है? ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 7 रूल 1 कहता है प्लेंटिफ मस्ट इंक्लूड द होल क्लेम रिलेटेड टू द कॉज ऑफ एक्शन इन वन सूट। मतलब जब वो सूट फाइल करेगा, जब वो लॉ सूट फाइल करेगा, क्या फाइल करेगा? लॉ सूट फाइल करेगा, तो पूरा का पूरा मैटर जो है उसको लिखना है। ठीक, पूरा मैटर, आधा अधूरा मैटर नहीं, पूरा मैटर लिखेगा। फिर द प्लेंटिफ मस्ट से द कॉज ऑफ एक्शन, उस मैटर में वो पूरा का पूरा कॉज ऑफ एक्शन बताएगा। ठीक, लास्ट में अ सूट कैन बी फाइल्ड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होली और इन पार्ट। मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होली और इन पार्ट। होली और इन पार्ट का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगाना चाहते हो, तुम्हारे साथ कोई घटना घटा है, ठीक है,
तुम्हारे साथ कोई केस घटना घट चुका है, तुम्हारे साथ कोई केस जो है घटना घट चुका है, तुम्हारे साथ कोई केस जो है वो घट चुका है, ठीक है। अब तुम ये जो बी वाला इंसान है, बी वाला इंसान है, इसके ऊपर तुम क्या करोगे, केस फाइल करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि थोड़ा बहुत कारण, या तो होली, या तो पूरा का पूरा कारण, या तो थोड़ा बहुत कारण तुम्हारे साथ जो घटा है ये इसके कारणवश है। तो अगर इसने पूरा काम अकेले किया हो या फिर इसने थोड़ा किया हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, होली हो या फिर पूरा हो, तुम केस फाइल कर सकते हो। अ सूट कैन बी फाइल्ड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होली और इन पार्ट, ठीक है, होली और इन पार्ट। क्यों तुम इसके ऊपर केस करना चाहते हो? क्योंकि इसने कुछ ना कुछ किया होगा। क्या पूरा का पूरा इसने किया? नहीं, इसने थोड़ा किया। तो थोड़ा किया है तब भी तुम केस फाइल कर सकते हो। क्या है, समझ में आ रहा है? पकड़ ले, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, बस से ट्रैवल करती है और बस में आ चुके हैं गुंडे, कुछ 2 गुंडे आ चुके हैं ये बस में। सर बस कम, टेम्पो ज़्यादा लग रहा है, ट्रक ज़्यादा लग रहा है, चलो वही सोच लो, ठीक। ये लड़की गई, ठीक है, यहाँ पे 3 दोस्त थे, वो लोग 3 दोस्त थे छपरी। अभी जो 3 दोस्त है, तीनों दोस्त में से तीनों का तीनों दोस्त जो है, इनमें से 2 दोस्त जो है वो छेड़ रहा था इस लड़की को, ठीक है, इस लड़की को जो है डिस्टर्ब कर रहा था, छेड़ रहा था अननेसेसरी। और जो तीसरा बंदा है ना, ये हंस रहा था और हंसते हंसते इनकरेज कर रहा था। इसने कुछ किया नहीं, वैसे इसने ना तो टच किया ना तो कोई छेड़खानी किया, ये सिर्फ हंस रहा था, हंसते हंसते इन दोनों को सपोर्ट कर रहा था, मॉरल सपोर्ट दे रहा था। तो क्या इसके ऊपर भी केस हो सकता है? आंसर है यस। क्या पूरा का पूरा काम इसने किया? नहीं। लेकिन क्या इसके ऊपर केस हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली। तो तीनों के ऊपर केस हो सकता है। काम ये किया और ये मजे ले रहा था, समझ में आ रहा है? तो यही बात है, ठीक। जजमेंट देख, जजमेंट जो है 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ये 3 अलग अलग चीज होते हैं, ठीक। पहला है तुम हमारा जजमेंट, उसके बाद है डिक्री, उसके बाद है ऑर्डर। इसको समझने के लिए हमको जजमेंट के अंदर ही समझना होगा। जजमेंट क्या होता है पहले ये समझ लो। जजमेंट का मतलब ये होता है कि द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द रीचिंग द डिसीजन, ठीक, रीचिंग द डिसीजन। मतलब सुन, ये है कोर्ट, ये है कोर्ट, कोर्ट का जज। अब जज क्या सुनाता है? जजमेंट। जजमेंट में क्या आता है? जजमेंट में क्या आता है, क्या सुनाता है? द रीजन फॉर द जजमेंट, द रीजन फॉर द जजमेंट, कि क्यों जज ने ये रीजन, ये जो जजमेंट सुनाया, क्यों सुनाया, ठीक है। अगर पेनल्टी लगाया, अगर फाइन लगाया, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, या फिर अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया, जो भी उसका आएगा, जजमेंट आएगा, वो जजमेंट में एक्सप्लेनेशन रहता है कि क्यों उसने ये किया है। मतलब समझ में आ रहा है कि उसने क्यों, व्हाट आर द मैटर्स, उसने क्या क्या कंसिडर किया है, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए क्या क्या कंसिडर किया है, वो जजमेंट। समझ में आ रहा है? सिंपल चीज, जो भी गुनहगार है उसको जो सज़ा सुनाया है, उस क्यों सुनाया है, वो जजमेंट में लिखा होता है, ठीक। जजमेंट होता है 2 प्रकार का, एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिक्री। एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिक्री, ठीक। एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिक्री। ऑर्डर का मतलब होता है जजमेंट, ऑर्डर का मतलब है जज ने जजमेंट सुनाया, जज ने जजमेंट दिया विदाउट कंसिडरिंग द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी। सिंपल डिफरेंस मैं तुमको समझाता हूँ ऑर्डर एंड डिक्री के बीच में। जज जो जजमेंट देता है, वो किस बात पे जजमेंट देता है? वो पहले देखता है किसका अधिकार है, किसका राइट्स है, किसका लाइबिलिटीज है, किसका राइट्स है, किसका लाइबिलिटीज है, देखकर जज जजमेंट देता है ना। तो अगर जज ने जजमेंट दिया राइट्स एंड लाइबिलिटीज देखकर, तो वो बन जाता है डिक्री, ठीक। और अगर जज ने जजमेंट दिया विदाउट कंसिडरिंग एनी राइट्स, विदाउट कंसिडरिंग एनी लाइबिलिटीज, किसका राइट है किसका लाइबिलिटी, ये कंसिडर ना करते हुए अगर जज ने जजमेंट दिया, उसको कहा जाता है ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ये है जज का ऑर्डर, ठीक है। जज ने बोला कि एक जगह पे आंदोलन हो रहा था, ठीक है, आंदोलन, मिছিল निकला, मिছিল, कलकत्ता वाले लोग समझ में आ जाएगा उनको, पकड़ ले।
आंदोलन हो रहा था, ठीक, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे बहुत टाइम से, और इस आंदोलन के कारणवश उस एरिया का जो इकोनॉमी है वो पूरा गिर गया इस कारणवश क्योंकि आंदोलन ऐसा हो रहा था, कोई बाजार जा नहीं पाता, कोई दुकान खुल नहीं पाता, इस प्रकार का कोई सिचुएशन हो रहा था, ठीक है। तो जज ने पहले 2 बार बोला कि भैया हट जाओ, ऑर्डर पास किया जज ने कि भैया हटा दो, ये सारे आंदोलन वगैरह हटा दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम कोर्ट में आओ, ठीक है। लेकिन लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। अब अचानक जज का एक दिन दिमाग खराब हो गया और जज ने पास किया कि लाठी चार्ज कर दो, क्या कर दो, और लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया। अब जब लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, जब ये ऑर्डर आ गया, लाठी चार्ज करने से पहले पुलिस ऑफिसर माइक में बड़े बड़े माइक में बहुत जोर जोर से अनाउंसमेंट करेंगे कि भैया लाठी चार्ज होने वाला है, तुम लोग अपने आप संभाल लो वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जज ने ऑर्डर पास कर दिया। अब उस एरिया में, उस रास्ते पे जितने भी लोग होंगे उनका ना तो राइट देखा जाएगा ना तो लाइबिलिटी। शायद कोई वहीं पे निर्दोष इंसान भी हो लेकिन वो भी डंडा खाएगा अगर उस जगह पे वो है तो। समझ में आ रहा है? ये होता है ऑर्डर देना। अंडरस्टूड? जज ने ऑर्डर दिया कि वो करना है तो करना है, विदाउट कंसिडरिंग किसका राइट है किसका लाइबिलिटी है। समझे? ये होता है ऑर्डर। डिक्री क्या होता है? डिक्री मतलब केस आया कोर्ट में आया केस, कोर्ट में क्या आया केस, और किसका अधिकार है, कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है, दोनों का बात सुन के फिर जजमेंट देना, वो होता है डिक्री। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो चुका है? तो जज जो है दो प्रकार का जजमेंट देता है, एक है ऑर्डर, दूसरा होता है डिक्री। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक चीज तुमको समझा देता हूँ। ओके, अच्छा, 2 वर्ड, एक होता है डिक्री होल्डर, दूसरा होता है जजमेंट डेटर। याद रखना, डिक्री होल्डर वो इंसान है जिसके फेवर में जजमेंट आया है, मतलब तुम्हारे बेनिफिट के लिए जजमेंट आया है, वो होता है डिक्री होल्डर। मतलब हर केस में 2 इंसान या फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जिस भी पार्टी के बेनिफिट के लिए, पकड़ ले ये पार्टी ए है ये पार्टी बी, तो पार्टी ए के बेनिफिट के लिए, पार्टी ए के फेवर में जजमेंट आया है तो पार्टी ए कहलाएगा डिक्री होल्डर, और जो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है वो बनता है जजमेंट डेटर। उसको क्या कहा जाता है? जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मतलब वो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है, ठीक है। अब इसको पनिशमेंट मिला होगा, इसको कहा जाएगा जजमेंट डेटर। क्या इतना समझ में आ चुका है? चलो ऊपर देखेंगे अब हम लोग, ऊपर में क्या है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डिक्री एंड ऑर्डर। 2 प्रकार के होते हैं, डिक्री ऑर्डर, ये पता है, ठीक है। आगे देखो, डिक्री है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट डिसीजन। ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है द राइट्स ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द इशू इन द सूट। राइट्स एंड लाइबिलिटीज लिख सकते हो यहाँ पे, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी यहाँ पे देखा जाता है प्रॉपरली, ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज यहाँ पे देखा जाता है प्रॉपरली। तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन होता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज पार्टी का देखा जाता है यहाँ पे प्रॉपरली। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है ये चीज? अच्छा, क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये डिक्री है, ये ऑर्डर नहीं है, ये डिक्री है। अब देखो, ये जो डिक्री आता है, जज का जजमेंट सुनाता है, ये जो डिक्री आता है ना, ये या तो प्रिलिमिनरी हो सकता है या तो फाइनल हो सकता है, या तो प्रिलिमिनरी हो सकता है या तो फाइनल। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कोर्ट ने किसी प्रकार का डिक्री सुनाया, ठीक है, इन बिटवीन द केस अभी पूरा कंक्लूड हुआ नहीं है, केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में उसने किसी प्रकार का एक छोटा सा जो है डिक्री सुनाया है किसी के भी फेवर पे, किसी भी पार्टी के फेवर पे, तो उसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी, ठीक है। डिसाइड्स द राइट्स बट फर्दर स्टेप्स नीडेड। फर्दर स्टेप्स नीडेड क्यों लिखा है? क्योंकि एक फाइनल नहीं होता, फाइनल एक बार हो गए तो कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ द सूट। एग्जांपल के तौर पे सर समझाओ, तब समझ में आता है। देखो, ये है एक हाउस का ओनर, ठीक है, और ये जो इंसान है ये है टेनेंट, भाड़े पे रहता है, ठीक। अब भाड़े पे रहता है एंड ये हाउस का ओनर, दोनों के मैटर में झगड़ा वगड़ा हो गया, ये सारा सिविल मैटर, ठीक। अब सुनो, ओनर ने इस टेनेंट को निकाल दिया घर से, ठीक है, किसी भी कारणवश बोला कि भैया इसने 5 महीने का 5 मंथ्स का जो है 5 मंथ्स का उसने पेमेंट नहीं किया है, अपना जो है रेंट नहीं पे किया है, रेंट नहीं दिया है, इसलिए हाउस ओनर ने
निकाल दिया घर से। और ये टेनेंट कहता है कि हाउस ओनर झूठ बोल रहा है, मैंने हाउस ओनर के जो सन है उनको मैंने रेंट दे रखा था, मैंने दे दिया था रेंट, ये 5 महीने का। टेनेंट ये हाउस ओनर जो है ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है बीच में, अभी फाइनल मेरे को अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि किसने किसका राइट है, किसका लाइबिलिटी है, कौन है डिक्री होल्डर, कौन है जजमेंट डेटर, ये अभी तक आया नहीं है। लेकिन कोर्ट ने देखा कि यहाँ पर इसको निकाल दिया और रास्ते पे सो रहा है बेचारा, तो कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस का सल्यूशन नहीं आ जाता, टेनेंट जो है इसी हाउस ओनर के घर पे रहेगा, इसी हाउस ओनर के घर पे रहेगा टेनेंट। ये बोल के टेनेंट को जो है एक प्रकार का प्रिलिमिनरी डिक्री, ये जो बोला है जज ने, ये जो एक छोटा सा राइट दे दिया है टेनेंट के लिए, ये होता है प्रिलिमिनरी। क्या ये समझ में आ रहा है, ये क्या होता है भाई? प्रिलिमिनरी। और फाइनल क्या होता है? फाइनल हमेशा याद रखना, जब एकदम फाइनल डिसीजन आ जाता है उसको कहा जाता है फाइनल। फिर डिस्पोजिशन ऑफ द सूट। क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, बस तुमको डिग्री इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने बोला है उतना ही, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर बोलो ना, सर आपने छोड़ दिया 2-3-4 लाइन। ये सारे एग्जाम्पल्स है जो मैंने बना के रखा था तुम्हारे लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स मैंने इतना बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे तुमको बता दिया है, यही तुम एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं स्टोरी बना के तुमको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। तुमको जो मैं सिखा रहा हूँ वो जेन्युइन है, ये तुम एग्जामिनेशन में लिख पाओगे वर्ड टू वर्ड जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर एक चीज़ बताओ, ये नोट्स को हम लोग घर पे लिखें या फिर प्रिंट करें? मैं एडवाइस करता हूँ घर पे लिखो, लेकिन अगर समय का पाबंदी है तो प्रिंट करा लो। प्रिंट में ये सारे एग्जाम्पल बना के लिखो ना साइड में, ऐसा जैसे मैंने साइड पे एग्जाम्पल ड्रॉ किया ना, उसी प्रकार से साइड पे लिख दो। जो भी मैंने लिखा रहा हूँ, ये सारा जो लिखा रहा हूँ ये सब लिखो ना, प्रिंट पेपर के ऊपर लिखो ना, साइड बाय साइड। समझ में आ रहा है? ये सारा इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिवीजन पे काम आएगा तुम्हारा। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर भैया एकदम फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, सिंपल बात, ठीक है। ओके। doesn't necessarily determine the main right conclusively। डिटरमाइन नहीं होता ऑर्डर में, राइट डिटरमाइन नहीं होता, लाइबिलिटीज डिटरमाइन नहीं होते। ऑफन डील्स विद प्रोसीजरल मैटर। कोई ऐसा मैटर है जो प्रोसीजर अभी फॉलो होना है, तो उस टाइम वक्त उसको पूरा कंप्लीट होने में टाइम भी लगेगा, उसके भीतर अगर कोई 1-2 चीज़ ऑर्डर देना है तो दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने तुमको बताया था वो वहाँ पे निकला है, क्या बताओ, यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं ये निकले हैं आंदोलन करने, ठीक है। अब इसके ऊपर लाठी चला दिया, क्या मैटर यहाँ पे ख़त्म हो गया? कोर्ट में जाएगा ना सब लोग। हाँ, तो कोर्ट में आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी के लिए जो है तुम्हारे ऊपर लाठी चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुके हो। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, इतना याद रखो। डिफरेंस देखो डिक्री एंड ऑर्डर का, ये तुमको याद करना है, ये तुमको दिमाग में बिठा लेना है, सो उधर एग्जामिनेशन में लिख पाओ, ठीक। राइट्स डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन द मेन राइट्स इन अ सूट। राइट्स एंड लाइबिलिटीज लिख देना, ठीक है, दोनों काफी है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, ऑर्डर यूजुअली डज नॉट। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देख, नेचर। डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी और फाइनल, लेकिन ऑर्डर इज जनरली नॉट प्रिलिमिनरी नॉट फाइनल इन द सेम वे में नहीं होता। ऑर्डर क्या, ऑर्डर कौन सा प्रिलिमिनरी कौन सा फाइनल होता है, मेरे को ये बताओ। ऑर्डर केस ने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर मतलब कोर्ट का डिसीजन। अब शायद कोर्ट जो है एक ऑर्डर देने के बाद बोल दे कि भैया ये मेरा ऑर्डर है, तुमको फॉलो करना ही है, ठीक, ऑर्डर है तुमको फॉलो करना ही है, ये बोल के छोड़ दिए, तो तुमको फॉलो करना ही होगा। इसमें प्रिलिमिनरी एंड फाइनल ऐसा नहीं होता है। वैसे मतलब ऐसा डिस्टिंक्शन तुम नहीं कर सकते ऑर्डर में कि ये प्रिलिमिनरी ऑर्डर है फिर फाइनल ऑर्डर आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एंड फाइनल जो है ये डिक्री आते हैं, डिक्री होता है, ठीक है, डिक्री, प्रिलिमिनरी और फाइनल। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो, अपील लाइज अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल डिक्रीज। फर्स्ट अपील पॉसिबल होता है सारे डिक्री के ऊपर। सेकंड अपील पॉसिबल ऑन सब्सटेंशियल लॉ क्वेश्चन।
appeal lies only against specific orders mentioned in section 104 and 43. No second appeal possible. सीधा बात ये तुमको याद रखना है कि अपील में ये जो डिक्री होता है इसमें फर्स्ट अपील हो सकता है, सेकंड अपील भी हो सकता है ऑन सर्टेन मैटर्स. सब्सटेंशियल लॉ के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें होता है. सर समझाओ, समझ में नहीं आ रहा. लॉ के ऊपर क्वेश्चन, सर ये क्या बोल दिया आपने बवाल. देख भाई, सेकंड अपील पॉसिबल ऑन सब्सटेंशियल लॉ क्वेश्चंस. इसका मतलब ये कि जो पहला तुम्हारे पास क्या आया है, डिक्री जो जज ने जजमेंट सुनाया है, ठीक है, जो जजमेंट सुनाया है, जज ने जजमेंट सुनाया है, ठीक है, तो जजमेंट सुनाया वो डिक्री आया है, तो तुम इसके ऊपर अपील कर रहे हो, हायर कोर्ट में अपील कर रहे हो. क्या फर्स्ट अपील पॉसिबल है? आंसर है यस. तुमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट अपील किया, क्या हाई कोर्ट से तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? आंसर है यस. अब कब जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी क्वेश्चन है. सुप्रीम कोर्ट तभी एंटरटेन करेगा जब जो जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया, उस जजमेंट में जो इस लॉ के बारे में हाई कोर्ट बता रहा है वो लॉ जो है सही प्रकार से हाई कोर्ट ने लगाया नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है. हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, ठीक, उस जजमेंट के ऊपर तुमको सेकंड अपील करना है. ऑब्वियसली हाई कोर्ट में तुम्हारा फर्स्ट अपील जाता है, उसके बाद सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ठीक. सुप्रीम कोर्ट तभी एंटरटेन करता है उसको अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है. तो मतलब तुमको जजमेंट पसंद नहीं आया इसलिए तुमने कर दिया सुप्रीम कोर्ट में अपील, ऐसा नहीं होता है. नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस लॉ को लगा के हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है वो पर्टिकुलर लॉ जो है सही प्रकार से लगा नहीं. लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्या बताओ? लॉ क्वेश्चंस, सब्सटेंशियल लॉ क्वेश्चंस, ठीक. इतना तुम याद रखो, बस इतना याद रखना काफ़ी है. अंडरस्टूड. अब तुम अगर चाहो तो जुडिशरी पूरा बैठ के मैं तुमको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो तो कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन में आएगा नहीं ना दोस्तों. तो देखो फिर अपील लाइस, अच्छा, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकता है क्या? ऑर्डर के अगेंस्ट सिर्फ कुछ फर्स्ट अपील हो सकता है. फर्स्ट अपील ही पॉसिबल होता है ऑर्डर में, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे सेक्शन 104 ऑर्डर 43 इन सब मैटर्स से रिलेटेड अपील हो सकता है. लेकिन इसके अलावा कि जो भी मैटर है उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील भी नहीं हो सकता, सेकंड अपील तो पॉसिबल ही नहीं है. नो सेकंड अपील फॉर अपीलेबल ऑर्डर्स के अगेंस्ट सभी सेकंड अपील नहीं होता. इसको और अच्छे से समझो. एक होता है डिक्री, एक होता है ऑर्डर, ठीक. दोनों जज का जजमेंट होता है दोनों. फर्स्ट अपील ये पॉसिबल डिक्री में, सेकंड अपील ये भी पॉसिबल, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ये भी पॉसिबल है. ऑर्डर में क्या बताओ? ऑर्डर में फर्स्ट अपील पॉसिबल, ठीक है, सब्जेक्ट टू अगर 104 एंड तुम्हारा ऑर्डर 43, ठीक है, ऑर्डर 43 जो है इससे रिलेटेड है, सेक्शन 104 से रिलेटेड है, तो इन सब मैटर्स में फर्स्ट अपील पॉसिबल होता है, सेकंड अपील तो पॉसिबल ही नहीं होता. और डिफरेंस बताओ ना सर. ये दो डिफरेंस हो चुका है. थर्ड डिफरेंस सुन लो. थर्ड डिफरेंस ये है कि इसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है कंक्लूसिवली CONCLUSIVELY कंक्लूसिवली डिटरमाइन होता है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं होता. ये तुम्हारा हो गया 1 2 3 हो चुका है प्रॉपरली, ठीक. ये 3 याद कर लो, एग्जामिनेशन में बना के लिख के आ जाना. लंबा पैराग्राफ लिखना है प्रॉपरली, एग्जाम्पल जो दिमाग में आ जाए एग्जाम्पल, ठीक है, बना के लिखना है. बहुत ज़्यादा मार्क्स आएगा तुमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक. यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. यहाँ तक बताओ किसी को किसी प्रकार का डाउट है कि नहीं? कोई डाउट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल. डाउट ही नहीं हो सकता तुमको यहाँ तक. अगर है तो डरना नहीं है, आराम से मुझको मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं सारा डाउट जो है ना सॉल्व कर दूंगा. कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट नहीं करना कि सर आई हैव ए डाउट, सर आई हैव ए डाउट करके छोड़ मत देना है. पूरा डाउट लिख देना है कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई दे दूंगा, वहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है. आई होप कि सारे स्टूडेंट्स अटेंडेंस दे रखा है. चलो आगे बढ़ेंगे हम. स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड, क्या बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड क्या होने वाला है आज, बताओ. स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड, ऊपर में सबसे टॉप में आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके नीचे आता है स्मॉल केसेस के लिए तुम्हारा कोर्ट, ठीक है. ये समझ में आ चुका है, ये है तुम्हारा हायरार्की.
ये टॉप में बैठता है, इसके ऊपर ये, 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 इसके ऊपर ये। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सा कोर्ट होता है? इंटरनेशनल कोर्ट होता है। लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट इंडिया में क्या लागू, वो इंटरनेशनल मैटर जब होता है तब इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा घरेलू मामला है, इंडिया के भीतर मैटर है, पूरा सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, आज और 2 टॉपिक करेंगे हम लोग। ये 2 टॉपिक करने के बाद आई थिंक ये वाला पोर्शन जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, और एक क्लास लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। सारे प्रोविजंस जो है धीरे धीरे दिमाग में बिठाना है। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो सुनो इसको बहुत अच्छे से। स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट क्या बताओ? स्टे ऑफ सूट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस, दूसरा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस, दूसरा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब सिंपली समझो, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या, रेस सब जुडाइस क्या कहता है? रेस सब जुडाइस, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, जे पहले आता है, वो यहाँ पे रेस जुडिकाटा। ठीक, और यहाँ पर है हमारा रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस क्या है, समझ में आ रहा है? रेस सब जुडाइस क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात एकदम नहीं है। ठीक, अच्छा सिंपल इसका फंडा समझो। फंडा क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस कहता है कि देखो, अगर ऑलरेडी ये है राम, ये है श्याम, ये है राम, ये है श्याम। ठीक, अगर ऑलरेडी तुम्हारा कोई केस, लॉ सूट, अगर ये किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है, ये है कोर्ट, है कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग है, तो वो सेम केस, सेम लॉ सूट, सेम आदमियों के बीच में, सेम टॉपिक मतलब वही सेम सब्जेक्ट मैटर, जिसको हम लोग कहते हैं टॉपिक मतलब सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सेम चीज जो है दूसरे कोर्ट में तुम फाइल नहीं कर सकते। दूसरे कोर्ट, ये कोर्ट 1, ये कोर्ट 2 में तुम फाइल नहीं कर सकते सेम चीज। ठीक है, मतलब ऑलरेडी तुम्हारा लॉ सूट जो है पेंडिंग है, मतलब चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है फर्स्ट कोर्ट में, इसका जजमेंट आने तक वेट करना है। तुम दूसरे कोर्ट में जाके फिर से तुम केस फाइल नहीं कर सकते। क्या है, तुमको समझ में आ रहा है? ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस। हाँ जी, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या क्या है, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टी, सेम ट्रांजैक्शन लेकर, सेम मैटर लेकर चले गए दूसरे कोर्ट में, जो ऑलरेडी एक कोर्ट में वो केस चल रहा है। ठीक है, ये क्यों रोका जाता है? ये क्यों रोका जाता है? ये इसलिए रोका जाता है सो दैट कोर्ट का टाइम बर्बाद ना हो, कोर्ट का टाइम बर्बाद ना हो, कोर्ट का टाइम बर्बाद ना हो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस। अब जो रेस जुडिकाटा है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहा है। इसमें कहा जाता है कि अगर तुम्हारा ये है ए, ये है बी, दोनों के बीच में एक लॉ सूट है, ठीक है, बोला कि तुम्हारा अगर किसी क्या बताओ, कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, जजमेंट सुना दिया है, ठीक, किसी कोर्ट ने, तुम्हारा लॉ सूट था, तुम्हारा क्या था बताओ ना, तुम्हारा था लॉ सूट, और तुम चले गए किसी कोर्ट में, ये जजमेंट आ गया तुम्हारा इस कोर्ट से, ये कोर्ट नंबर 1 में जजमेंट आ गया, तुमको जजमेंट पसंद नहीं आया, तुमने सेम केस किया, दूसरे कोर्ट में सेम केस कर दिया, कोर्ट 2 में सेम केस लेकर चले गए, सेम लॉ सूट लेकर चले गए, वही सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट वाला मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर, जो मुद्दा है जिस कारणवश तुम जा रहे हो कोर्ट, सेम है वो, ठीक, सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर लेकर तुम दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते जब ऑलरेडी तुम्हारा एक जजमेंट आ चुका है। तो सर आपने तो कहा था अपील पॉसिबल है। हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझना
कि तुम कोई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया तुमको जजमेंट, तुमको पसंद नहीं आया तो तुम क्या किए, तुम कर सकते हो अपील। अपील अपील एंड रिवीजन पॉसिबल होता है। अपील मतलब ऊपर वाले कोर्ट में, नीचे वाला कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, तुम ऊपर वाले कोर्ट में लेकर चले गए इस केस को, समझ में? इसको कहा था अपील। अपील हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेम मैटर दोबारा केस फाइल नहीं हो सकता, सेम लॉसूट दोबारा फाइल नहीं हो सकता। दोबारा फाइल होना एंड अपील करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अपील, जब तुम अपील करोगे ना, तब तुम्हारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है इस जजमेंट का वो चला जाएगा ऊपर वाले कोर्ट में, ठीक है। और अगर जब तुम केस कर रहे हो, केस अगर तुमको करना है तो तुमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, स्टार्टिंग से तुम्हारा फिर से पॉइंट ए से स्टार्ट करना होगा। इससे ऐसे तो भैया तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। कोर्ट जो है तुमको एक कोर्ट में पसंद नहीं आया, तुम कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए, फिर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, फिर तुम मद्रास हाई कोर्ट चले गए, अलग अलग जगह पे जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? ऊपर जाओ, ऊपर, साइमल्टेनियसली इधर उधर मत घूमो केस को लेकर, ठीक है। अपील, रिवीजन, ये सब पॉसिबल होता है, ठीक। हाँ जी, समझ में आ चुका? ये है रेस जुडिकाटा एंड ये है रेस सब जुडाइस। अब होमवर्क मैं तुमको ये देना चाहता हूँ, आज का होमवर्क देख लो तुम अच्छे से। होमवर्क ये है कि ये जो मैंने दोनों टॉपिक तुमको सिखाया है, इसका एक बार इंटरप्रिटेशन करना है प्रॉपरली। यहाँ तक होमवर्क है, मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं करवाया अभी तक, ठीक है। इसको घर में बैठ के पढ़ना है, एक बार रीड करना है, तुमको देखना है कि तुमको ये पूरा इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुमको प्रॉपरली चेक करना है। समझ में आ रहा है? ये इंटरप्रिटेशन तुमको देखना है कि तुमको वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करवा दूंगा, इस पूरे चैप्टर को। अंडरस्टूड? दो क्लासेस में तुम्हारे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड जो है बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझको पूछना है, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आज दे दूंगा तुमको करना है। अब ना बहुत सारे बच्चे हैं जो CSET पास करके सडनली आ रहे हैं इनटू CS एग्जीक्यूटिव, और ये वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे सर ने तो होमवर्क दे दिया। बात ये होता है दोस्तों, तुमको समझना है कि तुमको खुद से इंटरप्रिटेशन सीखना है। तुमको सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना है, प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल करके दिखाना है, इंटरप्रिटेशन सीख के दिखाना है। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरप्रेट तुमको करना है प्रॉपरली। समझ में ना आए तो 24 आवर्स का सर्विस मैं दे रहा हूँ जून के अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड डाउट सेशन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है हर रोज़ शाम 8 बजे या फिर 7 बजे या फिर 9 बजे, मैं टाइम बता देता हूँ, उस टाइम पे तुम अपने सारे डाउट्स जो है सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।